हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये आपकी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है बैंकिंग, उसमें से उठाया हमने टॉपिक। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स आपके होते कौन से हैं। तो इनका नाम आप रोज़ सुनते हो, ऐड आती है, और अपने पैसे जमा कराने के लिए, पैसे निकालने के लिए या लोन लेने के लिए हम इन्हीं बैंक्स के पास जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आपका ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक्स है। रोज़ आप इनके नाम सुनते हो, तो यही आपके कमर्शियल बैंक्स है। और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है मनी, पैसा। क्रेडिट का मतलब पैसा होता है। तो कमर्शियल बैंक्स इकोनॉमी में पैसा क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, मनी की सप्लाई बढ़ाते हैं। तो ये काम करते कैसे हैं, इसको हमें समझना है। तो इसको हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक कहानी है जिसमें कि 3 कैरेक्टर्स हैं, श्याम, राम और रीता। एक गाँव था जिसमें कि ये तीनों रहते थे। तो उस गाँव में चोरियाँ बहुत होती थी। गब्बर सिंह आता रहता था और चोरियां बहुत करता था। तो इसलिए शाम के पास जो 1000 रुपये पड़े थे ना, उसको लगा कि मेरे पैसे सेफ नहीं है। तो उसने राम के पास ये पैसे जमा करा दिए। तो शाम ने राम को पैसे दिए और बोला कि भाई मेरे पैसे सेफ नहीं रहते, आप तो बाहुबली नेता हो, आपके घर तो चोर भी नहीं आता, तो ये मेरे पैसे आप रख लो और मैं आपसे ये 1 साल बाद ले लूँगा। फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, घर में चोरी हो जाएगी, तो अभी आप रख लो। तो शाम ने राम को 1000 रुपये जमा करा दिए। अब राम जो है वो बहुत समझदार आदमी है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है। उसके दिमाग में पैसा कमाने की जो तरकीबें हैं वो घूमती रहती हैं। तो राम ने सोचा यार 1 साल बाद पैसा मांगने आएगा, तब तक मैं इन पैसों को करूं क्या, पैसों को ज़रा काम पे लगाते हैं, पैसा कमा के देता है तो इस पैसे को ज़रा काम पे लगाया जाए। तो राम सोचता है कि चलो वो शाम तो 1 साल बाद पैसे मांगने आएगा, लेकिन इमरजेंसी बेसिस के लिए मान लो कुछ थोड़े बहुत पैसे की उसको रिक्वायरमेंट पड़ गई, वो आ भी गया। तो 100 रुपये वो अपने पास रख लेता है और बाकी 900 रुपये रीता को आगे लोन दे देता है। रीता को लोन दे देता है क्योंकि रीता को पैसे चाहिए थे और राम बहुत अमीर आदमी है, तो रीता राम से लोन लेने आती है, उधार मांगने आती है। तो राम ने 900 रुपये रीता को उधार में दे दिए। ये कौन से पैसे थे? ये वही पैसे हैं जो शाम ने राम को जमा कराए थे। तो राम ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, जो इसको पीछे से पैसे मिले थे शाम से, वही पैसे 100 रुपये रख के इसने बाकी के 900 रुपये रीता को लोन दे दिया। और उसने रीता से बोला कि 6 महीने के लिए रीता ने लोन मांगा था, तो इसने बोला कि 6 महीने बाद जब तुम मुझे पैसा लौटाओगे तो मैं 900 रुपये नहीं, मैं 50 रुपये साथ में ब्याज भी लूँगा, मैं 950 रुपये लूँगा। तो 50 रुपये बदले में इसने रीता से ब्याज भी लिया। तो इसका मतलब राम ने 50 रुपये कमाए 6 महीने में। और डर कोई था नहीं, क्योंकि रीता ने 6 महीने में पैसे वापसी कर देने हैं और शाम ने तो पैसे 1 साल के लिए रखवाए थे। तो इस तरीके से राम ने 50 रुपये कमा लिए और रिस्क कोई था नहीं, क्योंकि यहाँ पे शाम ने 1 साल के लिए रखवाए थे 1000 रुपये और रीता को तो लोन खाली 6 महीने के लिए दिया था। 50 रुपये भी कमा लिए और पैसा वापसी भी मिल गया, और जब शाम मांगने आएगा तो उसको पैसा वापसी मिल जाएगा। तो यहाँ पे राम ने पैसे कमा लिए। बिल्कुल यही काम आपका कमर्शियल बैंक करता है। अब ज़रा इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पब्लिक होती है जिसके पास पैसा पड़ा है, अमीर पब्लिक है। तो बैंक जो है पब्लिक के पास जाता है, कहता है कि आप अपने पैसे मेरे पास रखवा दीजिए। तो बैंक बोलता है पब्लिक को कि आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है फालतू, जो आपको नहीं चाहिए, वो आप मेरे पास रखवा दीजिए। पब्लिक कहती है क्यों भाई? बैंक कहता है पैसा सेफ रहेगा। पब्लिक कहती है पैसा हमारे यहाँ घना सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लोकर वोकर अलमीरा सब है हमारे पास, हमारे यहाँ चोरी नहीं होती। तो बैंक कहता है ठीक है, आपके घर में पैसे पड़े पड़े धूल छाक रहे हैं, पैसे को काम पे लगाइए, पैसा आपको कमा के देगा। आप मेरे पास पैसे जमा कराओगे, मैं आपको बदले में उस पर इंटरेस्ट दूंगा 6%। जितना पैसा आप मेरे पास जमा कराओगे उन पैसों पे 6% के रेट से मैं आपको ब्याज दूंगा, तो आपका भी फ़ायदा। तो पब्लिक कहती है हाँ ये स्कीम अच्छी है, फिर हम जमा करा देंगे आपके पास। तो इस पब्लिक ने बैंक को मनी डिपॉजिट करा दी और बदले में 6% का इंटरेस्ट ले लिया। तो बैंक ने ये पैसे 6% के ब्याज पे उठाए हैं। मतलब बैंक ने इन पैसों को लेने के लिए कितना पे करा खर्चा? 6% का खर्चा पे करा। तो अब बैंक क्या करेगा इन पैसों का? बैंक ने किसी पर्पज़ से लिए ना, बैंक 6% भी दे रहा है बदले में, इसको खर्चा भी कर रहा है, तो कोई फ़ायदा ही सोच रहा होगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या व्यापार करने के बारे में ही सोचता है। तो इस बैंक ने क्या किया, इस बैंक के पास बोरोवर्स काफ़ी आते थे लोन मांगने के लिए, उधार मांगने के लिए। कुछ पब्लिक आती थी, मुझे अपना काम धंधा खोलना है, मुझे कार के लिए लोन चाहिए, मुझे घर के लिए लोन चाहिए, मेरे को आईफोन के लिए लोन चाहिए। तो ये जो पब्लिक है आईफोन वाली, ये यहाँ पे बैंक के पास लोन लेने आती है। बैंक इनको लोन देता है, लेकिन कहता है ठहर जाओ, मैं आपको पैसे यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको ब्याज पे करना पड़ेगा 12% के हिसाब से। हाँ 12% के हिसाब से। तो यहाँ पर बैंक लोन तो देता है बोरोवर्स को,
और उसके बदले में उनसे 12% के हिसाब से ब्याज लेता है। तो ये उसकी बैंक की इनकम है। ये वही पैसा है जो बैंक ने इनसे लिया था। इसी पैसे को जब बैंक ने लेने के लिए कितना खर्चा किया था, कितना इंटरेस्ट दिया था, 6% के हिसाब से ब्याज दिया था। बट उन्हीं पैसों को जब बैंक आगे लोन पे देता है तो उनसे कितना ब्याज लेता है, 12% का लेता है। तो ये बैंक की इनकम है, ये बैंक का खर्चा है। तो बैंक को 6% का मार्जिन प्रॉफिट में हुआ। तो ये बैंक का प्रॉफिट मार्जिन है 6%। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आ गया। तो ये इस तरीके से बैंक व्यापार करता है, कमर्शियल बैंक, क्योंकि कॉमर्स का मतलब व्यापार होता है और इसी तरीके से बैंक कमाता है। ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है। बाकी और भी काम करता है लेकिन मेनली इसी से कमाता है। अब ये हमको पता है कि पब्लिक पैसा जमा कराती है बैंक के पास और बैंक जो है उन पैसों को आगे लोन देता है, उधार देता है। इसी चीज़ से अब हम ये समझेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन की बात तो अब तक आई नहीं, आप बताया नहीं आपने अब तक क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन। इसी टॉपिक के बेसिस, मतलब इसी चीज़ में जब ये एक्टिविटी बैंक कर रहा है, उधार पैसे ले रहा है लोगों से और आगे उधार दे रहा है, इसी प्रोसेस के अंदर क्रेडिट क्रिएशन होता है। वो जानते हैं कैसे होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन एक्चुअली कैसे होता है। इसमें एक टेबल है जिसमें कि हमने ये राउंड कुछ चलेंगे हमारे इसमें। पहला कॉलम जो आपका है वो डिपॉजिट्स का है, ठीक है। ये वो डिपॉजिट है जो पब्लिक बैंक में पैसा जमा कराती है, तो ये वो डिपॉजिट है, ठीक है। फिर आपका सेकंड कॉलम में कैश रिजर्व का। दोस्तों ये कैश रिजर्व अगर आप याद करोगे, हमने जो एग्जांपल पढ़ा था श्याम, राम और रीता का, उसमें जब श्याम ने 1000 रुपये राम को दिए और राम ने जो आगे उस पैसे को उधार दिया, तो राम ने पूरे के पूरे 1000 रुपये उधार पे नहीं दिए रीता को, उसने 100 रुपये एज ए रिजर्व रख लिया था और बाकी 900 रुपये आगे दिए थे, ये सोचकर कि 100 रुपये की इमरजेंसी पड़ सकती है, शाम कुछ पैसे मांगने आ सकता है, तो उसे 100 रुपये मैं रख लेता हूँ और बाकी बचे हुए पैसे आगे लोन पे देता हूँ। तो 100 रुपये जो उसने एज ए रिज़र्व रखा ना, उसी को कैश रिज़र्व बोला जाता है। और उसको जब आप परसेंटेज में प्रेजेंट करते हो तो उसको रेशो, कैश रिज़र्व रेशो या फिर CRR बोला जाता है। तो उस केस में अगर हमें कैश रिज़र्व रेशो निकालनी है तो 100 रुपये का रिज़र्व रखा था राम ने 1000 में से, तो इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 10% निकलता है ना। तो ये कैश रिज़र्व रेशो, ये आपकी कैश रिज़र्व रेशो हो गई। तो इसी को CRR बोला जाता है। ये कैश रिज़र्व मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये क्यों है, क्योंकि देखो ये जो डिपॉजिट्स है ना आपके, ये बैंक क्या करेगा, इनको आगे लोन पे दे देगा। तो बट अगर कोई कल को पैसे मांगने आ गया तो, क्योंकि ये जो आपके होते हैं इसको डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है कि आपने अगर पैसे जमा कराया है ना, तो आप कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे कि मैं इसको इतने टाइम तक नहीं निकालूंगा। उस केस में तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल में ऐसे समझाने के लिए कि श्याम ने राम को बोला कि मैं 1 साल तक लेने नहीं आऊँगा। बट नॉर्मली लोग कमिटमेंट थोड़ी देते हैं। जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है, आपने पैसा जमा कराया, आपकी सैलरी आई या कुछ भी हो, आपने पैसा जमा कराया और जब आपका मन किया आप निकाल रहे हो, ATM से निकाल रहे हो या फिर गूगल पे से किसी को भेज रहे हो, इसको भेज रहे हो, ATM से कैश विड्रॉ कर रहे हो या फिर बैंक जाके कैश विड्रॉ कर रहे हो। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने जो बैंक में आते हैं कैश विड्रॉ करने के लिए। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स किया कि पब्लिक डिपॉजिट कराती है, बट पब्लिक के डिमांड पे जो डिपॉजिटर होता है वो अपनी डिमांड पे कभी भी पैसा निकाल सकता है और बैंक मना नहीं करेगा, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। अब इसमें चक्कर ये पड़ जाता है कि बैंक ये पैसा क्यों ले रहा है, क्योंकि बैंक जो भी लोग पैसा जमा करा रहे हैं बैंक के अंदर, बैंक उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है, ब्याज पे कर रहा है, बैंक को तो कीमत चुकानी पड़ रही है पैसे जमा करने के चक्कर में। तो बैंक क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि बैंक को लोन देना है आगे। अब लोन देते वक्त ये रिस्क हमेशा रहेगा कि मैंने अगर ये लोन आगे दे दिया और पीछे से जिसने पैसा जमा कराया था वो मालिक पैसे, जो मालिक था पैसे का, वो आ गया और कहते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापसी करो, तो उसके पास तो पैसे होंगे नहीं बैंक के पास। बैंक बोलेगा मैंने तो उधार बांट दिया आगे, तो बैंक को फिर मतलब बिल्कुल ही क्योस हो जाएगा और हर तरफ अफरा तफरी हो जाएगी कि भैया हमने इस बैंक में पैसे जमा कराए थे, उसने अब जब पैसे मांगने जा रहे तो पैसा है ही नहीं बैंक के पास, कह रहा है उधार बांट दिया सारे का सारा। तो यहाँ पर बैंक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने जो हिस्ट्री होती है, क्योंकि बैंक के पास लोग पैसा जमा कराते हैं तो बैंक को ये पता रहता है कि अगर इतना पैसा लोगों ने जमा कराया तो उसका कितना % वो लोग निकालते हैं। जैसे कि मान लो कि लोगों ने 1000 रुपया जमा कराया और ये चलता आ रहा है 10-12 साल, बैंक का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो बैंक क्या नोटिस करता है कि सिर्फ इसका 10% अमाउंट ही लोग विड्रॉ करने आते हैं। तो 10% 1000 का हो जाता है 100 रुपये,
तो यही अमाउंट विड्रॉ करने आते हैं और बाकी जो बचा 900 रुपया वो पड़ा रहता है, वो कोई निकालने नहीं आता। तो ये बैंक को एक्सपीरियंस है। तो बैंक क्या करता है, वो अपने अब ये जो कैश रिजर्व रेशो है यहाँ पे 10% है, मतलब इतना पैसा बैंक एज ए रिजर्व रख लेगा और बाकी का बांट देगा, मतलब 900 रुपये आगे बांट देगा। तो ये बैंक का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमने 10% लिया एग्जाम्पल में, ये ज़रूरी नहीं है ये 5%, 8%, 12%, 15% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दिस कि जो लोग पैसा जमा कराते हैं उसमें से कितना पैसा वो कभी भी निकालने आ जाते हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है कि जब मर्जी कल को आएगा और निकालने के लिए बोलेगा कि मुझे मेरे पैसे वापसी कर दो। तो वो परसेंटेज निकालते हैं कि 1000 में से कितना पोर्शन ऐसा होगा जो मुझे एज ए रिज़र्व इन केस ऑफ इमरजेंसी रखना पड़ेगा कि जब लोग पैसा मांगने आएंगे तो मैं उनको दे पाऊँ, कैश में जब लोग पैसा मांगने आएंगे तो मैं उनको दे पाऊँ। तो ये सिर्फ वही कैश रिजर्व बैंक अपने पास रखता है और बाकी का आगे लोन बांट देता है। तो अभी अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इसको मैं तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जो कैश रिजर्व डिसाइड किया था जी 10% है, तो बैंक ने क्या किया 1000 का 10% 100 रुपया एज ए रिज़र्व रख लिया। तो ये हमने कैसे निकाला, कैश रिजर्व रेशो डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर निकाला जाता है। जितना भी आपका डिपॉजिट होता है उसके ऊपर ही आपने अप्लाई करा, 100 रुपया निकला यहाँ पे, बैंक ने अपने पास एज ए रिज़र्व रख लिया और फिर 1000 माइनस 100 900 रुपये का लोन बांट दिया। क्योंकि बैंक के पास तो काफ़ी लोग पैसे मांगने आते रहते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि बैंक को पता है, मतलब पब्लिक को मालूम है जो उधार मांगने, देखो उधार मांगने वालों को मालूम होता है कि किधर पैसा है। आपके पड़ोस में आसपास काफ़ी सारे लोग या रिश्तेदारी में ऐसे लोग होंगे जिनको मालूम रहता है कि भैया इस बंदे पे पैसा है, वो फट उधार मांगने पहुंच जाएगा, अरे भाई पैसे दे दे। तो यहाँ भी ऐसा है, उधार मांगने वालों को पता है बैंक के पास बहुत पैसा है तो मैं बैंक के पास उधार मांगने आना है। तो बैंक ने क्या करा, 100 रुपया रिजर्व रख के 1000 में से बाकी जो 900 है वो एज अ लोन बांट दिया। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत टेक्निकल चीज़ है ये समझना। बैंक को दिक्कत तभी होती है जब लोग कैश विड्रॉ करने आते हैं, जब लोग कैश विड्रॉ करने आते हैं। मतलब ये कि जो ये रिज़र्व रखा जा रहा है ये सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए कि जब बंदा आएगा, फॉर्म भरेगा, बोलेगा मुझे कैश में पैसा चाहिए या एटीएम से पैसा निकालेगा, ये वो होता है। अगर आप गूगल पे करते हो किसी को, या फिर आप किसी को पेटीएम कर देते हो, या फिर आप NEFT IMPS, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली जब किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो वो पैसा आपके अकाउंट से कट के दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। तो दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करी थी तो क्या बैंक ने आपके अकाउंट से कैश निकाला और फिर जिसको आपने पेमेंट करी थी उसके अकाउंट में डाल दिया? क्या बैंक ने ऐसा करा? नहीं, बैंक ने ऐसा नहीं करा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में कोई कैश ट्रांजैक्शन होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री हो जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे कैश की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो बैंक को टेंशन नहीं है कोई। तो अगर आपने कोई पेमेंट करी है इलेक्ट्रॉनिकली गूगल पे, फ़ोनपे से या पेटीएम से, तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट से उतना पैसा डेबिट कर देगा और जिसको आपने ट्रांसफ़र करी है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, उसके अकाउंट में डाल देगा, बस इतना ही करेगा। यहाँ पे कैश की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बैंक ने लोन दिया है ना जो 900 रुपये का, तो लोन भी ऐसे ही नहीं दिया जाता कि आप लोन मांगने गए, गले में से पैसा निकालो, गड्डी पकड़ा दी, ये भी पकड़ 900 रुपये, नहीं ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करता है, एक जैसे कि पर्सन ए है, बैंक क्या करता है, एक अकाउंट खोलता है लोन वाले का, एक अकाउंट खोलेगा। तो बैंक कहता है कि सर आपका अकाउंट है इस बैंक में, अगर है तो बढ़िया है, ये 900 रुपये मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र मार देता हूँ, ये 900 रुपये मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र मार देता हूँ। तो अगर मेरा अकाउंट है एक बैंक में, अगर नहीं है तो खुलवाता है बैंक। अगर मेरा अकाउंट नहीं है और मैं लोन लेने गया हूँ उस बैंक में, तो बैंक मेरा अकाउंट खुलवाएगा, ठीक है, या जहाँ भी मेरा अकाउंट होगा ना उसमें ट्रांसफ़र मारेगा। तो बैंक क्या करेगा, इस 900 रुपये को इलेक्ट्रॉनिकली मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र मार देगा। जब वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र मार देगा तो मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में, हम एक बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बैंक का मतलब सारे बैंक ऐसे काम करते हैं, तो आप सब बैंकों को एक यूनिट मान लो कि एक बैंक है। अभी हम क्या जूम कर रहे हैं कि एक बैंक काम कर रहा है। तो जो ये डिपॉजिट हुआ ये भी इसी बैंक में है, ABC बैंक नाम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ABC बैंक। तो ये जो डिपॉजिट हुआ 1000 रुपया, ये भी ABC बैंक में हुआ। जो मैं लोन ले रहा हूँ मेरा भी अकाउंट इसी बैंक में है। जब मैंने लोन लिया
तो मेरे अकाउंट में 900 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब मेरे अकाउंट में 900 रुपये ट्रांसफ़र हुए तो वो भी तो डिपॉजिट ही हुआ, वो भी डिपॉजिट हुआ। क्योंकि जब डिपॉजिट क्या होता है, मैं चाहे कैश में कराऊँ डिपॉजिट या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कराऊँ अपने अकाउंट में पैसे, वो भी डिपॉजिट ही है। तो जब बैंक ने लोन दिया मुझे तो मेरे अकाउंट में 900 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट है, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक के पास ही 900 रुपये का डिपॉजिट आ गया, ठीक है। बैंक क्या करेगा, फिर से 10% का, क्योंकि डिपॉजिट के ऊपर 10% रिजर्व मेंटेन करना है, मैंडेटरी है। तो 10%, 900 का 10%, 90 रुपये रिजर्व में रखेगा और 900 में से 90 रुपये रिजर्व में रख के 810 रुपये का फिर से किसी को लोन दे देगा। अरे ये कैसे, ऐसे कैसे कर देगा, मतलब एक ही पैसे को दो बारी लोन पे दे रहा है। 900 रुपये दो तो दिया था, उसको घुमा के फिर लोन दे रहे हो, ये क्या, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसे है कि मैंने बताया कि ये कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एंट्रीज हो रही है और मामला ख़त्म। बुक्स के अंदर एंट्री हो रही है, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर एंट्री हो रही है, लिटरली कैश ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर बैंक ने 810 रुपये का लोन दिया। अब यहाँ फिर वही सेम कहानी, 810 रुपये बैंक कैश में तो देगा नहीं, वो बोलेगा आपका अकाउंट है मेरे बैंक में, नहीं है तो खुलवा लो, क्योंकि मैं सिर्फ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। तो फिर ये जो पैसा है फिर से बैंक के पास डिपॉजिट हो गया। बैंक फिर मुस्कुराया, हा हा हा, इसका भी जी मैं 10% रिजर्व रख लूँगा और बाकी का मैं लोन दे दूँगा। और ये कहानी चलती रहेगी, ये कहानी चलती रहेगी। और ये कहानी कब तक चलेगी, देखो। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। बैंक के पास इनिशियली जो कैश आया था, इनिशियली जो बैंक के पास कैश आया था वो सिर्फ 1000 रुपये आया था, ये बात याद रखना। बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपये का कैश आया था। बैंक ने 3 बारी घुमा दिया इसको और वो आगे भी घुमाएगा, वो आगे भी घुमाएगा इसको। तो उसने क्या किया, रिजर्व रखा, लोन दिया। इसी लोन को उसने बोला कि मैं तो आपके अकाउंट में जमा कराऊंगा, तो ये भी एक डिपॉजिट है। फिर इसका रिजर्व रखा और बाकी का लोन दे दिया और बोला कि इस लोन को मैं आपके अकाउंट में जमा कराऊंगा, तो ये डिपॉजिट हो गया। फिर इसका भी रिजर्व रखा और आगे दे दिया। और यहाँ मतलब ये जो सारी आपकी ट्रांजैक्शन है, ये सारी ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। तो कैश तो देना नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कैश होता तो वो तो पॉसिबल नहीं था ना, 900 रुपये उस बंदे को दे दिए, अब तुम कहाँ से डिपॉजिट दिखा रहे हो और दोबारा से लोन दे रहे हो, मतलब उस पर लोन दे रहे हो। तो अभी खाली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए इसमें कोई कैश का पंगा ही नहीं है। और बाकी इसलिए इसको घुमाया जा रहा है बार बार, इसी पैसे को बार बार ही घुमाया जा रहा है। इसमें एजम्पशन हम ये मान के चलते हैं कि कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, सारा का सारा जो डीलिंग होती है वो बैंक के थ्रू ही होती है। तो मतलब जो ये लोन लेने वाले बंदे हैं ना, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी जो मोटी मोटी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और बैंक तो एक ही है पूरी इकोनॉमी में, एक बैंकिंग यूनिट मान लो। हमने यहाँ पे एक बैंक का एग्जांपल लिया है, तो सारे बैंक ऐसे काम करते हैं, तो फिर सबका काम करने का मैकेनिज्म ऐसा ही होता है। सारे यही करते हैं बैंक, कमर्शियल बैंक आपके सारे के सारे यही करते हैं। और इसी तरीके से बैंक क्या करते हैं, अब देखना आप, एक्चुअली में कैश मैंने बताया सिर्फ 1000 रुपये जमा हुआ था, लेकिन बैंक ने क्या किया, इसी 3 राउंड की बात करके तो 1000, 900 रुपये और 800 रुपये, तो 2710 रुपये का तो क्रेडिट कर दिया। मतलब 1000 रुपये का इसने कितना कर दिया, 2710 रुपये कर दिया। तो क्या कर रहे हैं, ये क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये खेल कब तक चलेगा, ये खेल कब तक चलेगा। तो अब आपको इसमें यह समझना है कि जो इनिशियली कैश डिपॉजिट आया है, ये कि आपका ये आपका कैश डिपॉजिट है, ठीक है। जो ये आपके पास कैश में आया है, ये कैश डिपॉजिट है और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी डिपॉजिट। सबसे पहले आपके पास यही वाला डिपॉजिट आया था जो कैश में आया था, यही कैश बैंक के पास एक्चुअल में पड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ा। इसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाता है। कैश डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन द बैंक, जो पब्लिक ने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर, लिटरली कैश, हार्ड कैश दे के आए थे आप बैंक में, ये वो कैश है, ठीक है। और इसके बाद जितने भी आपके डिपॉजिट क्रिएट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ये वही लोन के अमाउंट है ना जिसकी वजह से आपके डिपॉजिट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये आपके सेकेंडरी डिपॉजिट हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट हैं आपके, या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स हैं। और ये क्यों राइज हुए, लोन की वजह से। जो आपने लोन बांटे हैं
और उसी को आपने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा है और उसी को आप डिपॉजिट बोल रहे हो। मतलब जो बोरोवर्स हैं उनका अकाउंट आपने यहाँ पे खोला और वही पैसा यहाँ जमा करा दिया, तो वो भी आप कह रहे हो कि जी वो डिपॉजिट है। बट वो प्राइमरी डिपॉजिट नहीं है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट है। अराइजेज ड्यू टू लोन्स गिवन बाय द बैंक टू द पब्लिक। वो पैसा, वो डिपॉजिट जो लोन जो बांटा गया था पब्लिक को, उसकी वजह से जो डिपॉजिट अराइज होता है उसको सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट बोला जाता है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होके अमाउंट यहाँ शो हो रहा है, ये हार्ड कैश नहीं है आपका। हार्ड कैश तो खाली 1000 रुपये है। तो हमने 3 नई चीज़ें पढ़ी इसमें, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट, और दूसरा नाम है इसका डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो ये आपकी चीज़ें हैं। अब आपका जो कैश रिजर्व है, इसमें अगर हम देखेंगे तो आपका जो प्राइमरी डिपॉजिट है सिर्फ वो आपका हार्ड कैश होता है जो बैंक के पास सच्ची में पड़ा हुआ है, लिटरली कैश पड़ा हुआ है। और जो कैश रिजर्व होता है वो भी बैंक के पास हार्ड कैश में ही होता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने रखा इसलिए कि अगर कोई सच्ची में कैश विड्रॉ करने आता है मेरे पास तो मैं उसको दे पाऊँ। तो ये आपका जो कैश रिजर्व है ये भी हार्ड कैश में ही मेंटेन होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास कितना पैसा है, मतलब मैं बैंक हूँ अगर, तो मेरे पास कितना पैसा जमा होकर आया था? 1000 रुपये। बाकी तो मैंने एंट्री घुमाई है ना इलेक्ट्रॉनिकली। तो मेरे पास जो हार्ड कैश पड़ा हुआ है वो सिर्फ 1000 रुपये है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि कैश रिजर्व भी हार्ड कैश के अंदर ही होता है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं जो यहाँ पे रिज़र्व क्रिएट कर रहा हूँ बार बार, ये मेरे पास सच्ची में कैश में पड़ा होना चाहिए। अगर आरबीआई की रेड पड़ती है, ऑडिट होती है या सीए चेक करने आता है, तो इतना कैश तो मेरे पास पड़ा होना चाहिए ना। तो मुझे अब एक चीज़ बताओ, कैश रिजर्व मैक्सिमम कितना मेरे पास हो सकता है? मैं ये राउंड घुमा रहा हूँ यहाँ पे, मैं बार बार इसको भी यहाँ पे लेके आया, 729, फिर 72.9 किया, फिर लोन दिया, फिर यहाँ पे दिया। तो मैं जो कैश रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ ये मैक्सिमम कितना रिजर्व मैं क्रिएट कर सकता हूँ? जितना मेरे पास हार्ड कैश पड़ा है सिर्फ उतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि कैश रिजर्व प्रॉपरली हार्ड कैश में ही होना चाहिए। वो ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली एंट्री घुमा दी और बुक्स में दिखा दी, देखो मेरे पास इतना रिजर्व पड़ा है। आपने जो दिखाया है ना बुक्स के अंदर कि इतना मेरा कैश रिजर्व है, उतना ही आपके गले में पड़ा होना चाहिए। तो मैंने बताया कि जब आपके पास जमा ही 1000 रुपये हुआ था, तो कैश रिजर्व जो आप एंट्री घुमा घुमा के यहाँ पे बार बार ही दिखा रहे हो, वो टोटल आपका 1000 रुपये से ऊपर नहीं हो सकता। 1000 रुपये से ऊपर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैश पड़ा ही इतना है। तो कैश रिजर्व जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे वो 1000 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये जो मैं एंट्रियाँ घुमा रहा हूँ इसकी लिमिट है, जो मैं यहाँ पे राउंड चला रहा हूँ ना इसकी भी लिमिट है। मुझे कहाँ पर रुकना पड़ेगा? मुझे उस पॉइंट पे आके रुक जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरा कैश रिजर्व का टोटल 1000 रुपीज़ हो जाता है। मुझे उस पॉइंट पे आके रुक जाना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि जो कैश रिजर्व होता है इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो जो आपका कैश रिजर्व होता है वो कैसे निकलता है? डिमांड डिपॉजिट। ये जो आपके डिपॉजिट्स हैं इसी का तो हम 10% निकाल रहे हैं ना। हमने जो कैश रिजर्व निकाला है कैसे निकाला है? डिपॉजिट्स का 10%। ये आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं। रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब मर्जी निकाल सकते हैं पैसा, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स का 10% अगर आप करोगे तो आपका कैश रिजर्व निकल जाएगा। यही लगाया ना फॉर्मूला, डिमांड डिपॉजिट्स का 10% निकालो करोगे तो आपका कैश रिजर्व आ जाएगा। अब मैंने बोला कि कैश रिजर्व तो प्रॉपरली कैश में होना चाहिए, तो आपका जो कैश रिजर्व टोटल आप दिखा रहे हो वो 1000 रुपये से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास एक्चुअली जो कैश पड़ा हुआ है वो सिर्फ इतना पड़ा हुआ है जो आपके प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, हार्ड कैश। तो आप 1000 रुपये से ऊपर कैश रिजर्व नहीं दिखा सकते, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो कितना कैश रिजर्व मेरे पास है टोटल? 1000 रुपये। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये है, मेरे पास कैश रिजर्व रेशो है, इसकी मदद से मैं ये पता करूँगा कि मेरे डिमांड डिपॉजिट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मेरे पास ये है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10%,
ये आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, ये आपका आ गया 10,000 विच इज़ यूअर डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका कैश रिजर्व रेशो 10% है और आपके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स पड़े हैं 1000, तो फिर आपके पास जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब आप इससे ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्रेडिट क्रिएट तो कर रहा है बैंक, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लाई कर रहा है, कमर्शियल बैंक मनी मल्टीप्लाई कर रहा है, बट कितना कर सकता है, ये 10,000 से ऊपर नहीं कर सकता। हमने कैसे निकाला, जितना आपके पास प्राइमरी डिपॉजिट है, जो हार्ड कैश पड़ा है आपके पास, उतना ही मैक्सिमम कैश रिजर्व मैं मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये कैश में होना चाहिए। ठीक है, तो जितना आपके पास प्राइमरी डिपॉजिट पड़ा है उससे हमने 10% को डिवाइड किया, मतलब कैश रिजर्व रेशो को डिवाइड करा, और हमारे पास निकल के आ गया कि हमारे पास मैक्सिमम 10,000, मतलब हम 10,000 से ऊपर का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि फिर से अगर हम मैथ लगाते हैं, मैंने बोला कि डिमांड डिपॉजिट 10,000 के, तो यहाँ पर जो आपके टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होंगे वो होंगे 10,000 के। ठीक है, उसका अगर आप 10% करोगे तो आपके पास कैश रिजर्व आएगा 1,000 रुपये का, और इससे ऊपर तो कैश रिजर्व हो भी नहीं सकता। अगर मैंने ज़्यादा कर दिया, मान लो मैंने 12,000 का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, तो बाय रूल मेरे को 10% के हिसाब से 1,200 का कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। क्या इतना कैश पड़ा है मेरे पास? नहीं, मेरे पास तो खाली 1,000 रुपये पड़ा था। तो ये 200 रुपये का आपने कहा जी, किताब में लिखा है इलेक्ट्रॉनिकली और कुछ है नहीं, तो यहाँ फाइन लग जाएगा। इसलिए आप 10,000 से ऊपर जा नहीं सकते। तो आपके पास जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होंगे वो 10,000 के, आप 10,000 तक की मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो 1,000 रुपये के कैश से, अगर आपका कैश रिजर्व रेशो 10% है। अगर आपका कैश रिजर्व रेशो 10% है और आपके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो 1,000 रुपीज़ के पड़े हैं, तो फिर आप 10,000 रुपये तक मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम CRR ले लें, कितना लें, 20% ले लेते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं उसको हम 1,000 रहने देते हैं, चलो ठीक है। तो फिर आपका जो टोटल डिमांड डिपॉजिट जो निकलेंगे वो कितने के हो सकते हैं, वो आप निकालो। 1,000 को डिवाइड कर दो 20% से, यहाँ पे आ गया 100, ये हो गया, कट गया 2 5 10, 5,000। तो आपके जो डिपॉजिट्स होंगे वो 5,000 तक के टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हो सकते हैं, मतलब आप इतनी मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास एक्चुअली कैश 1,000 रुपये का था, आपने 5,000 तक की मनी मल्टीप्लाई कर दी, मतलब आपने 5 गुना मल्टीप्लाई करा, और इस वाले केस में हमने 10 गुना मल्टीप्लाई करा है। तो ये आपका क्रेडिट क्रिएशन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू। दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जो हम मनी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो बैंक क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, उससे एक टर्म मनी मल्टीप्लायर निकल के आती है, जिसको बोलते हैं कि भाई प्राइमरी डिपॉजिट से कितने गुना मनी मल्टीप्लाई कर सकता है बैंक। तो वो आपकी कैश रिजर्व रेशो पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी कैश रिजर्व रेशो यहाँ पे मान लो 10% दे रखी है, और आपको अगर मनी मल्टीप्लायर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 10%, मतलब 1 डिवाइडेड बाय CRR। यहाँ पे CRR 10% है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा 10। तो ऐसे ही अगर हम CRR 20% ले लेंगे, यहाँ पे 20% ले लेंगे, तो फिर आपका जो मनी मल्टीप्लायर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5। तो जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो निकालने के बाद आपको मालूम है, आपको प्राइमरी डिपॉजिट्स जो आपके हैं उससे आप मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका टोटल डिमांड डिपॉजिट्स निकल के आ जाता है। तो ये 10,000 कैसे निकल के आया, हमने 10% का एग्जांपल लिया था, तो CRR 10% था, तो 1 डिवाइडेड बाई CRR 10%, 1 डिवाइडेड बाई CRR, तो आपका ये आ गया 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर। तो इधर अगर आप देखोगे, आपका जो प्राइमरी डिपॉजिट्स है वो 1,000 रुपये है, मनी मल्टीप्लायर 10 है,
तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आपके हो गए 10,000। तो ये इस तरीके से निकल के आया है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/CRR। ओके। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आता है कि जब क्रेडिट क्रिएशन होता है तो आप देखोगे इस केस में कि बैंक के पास एक्चुअली तो 1,000 रुपये कैश था खाली, लेकिन वो कितने के डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर रहा है, 10,000 के डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कर रहा है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ये है कि ये जो हम देखते हैं बाहर से, तो हम अगर हमने ये सब नहीं पढ़ा होता तो हमें क्या लगता है कि बैंक के पास 10,000 रुपये पड़े हुए हैं और ये करोड़ों में होता है। तो इसको करोड़ में ले लें अगर, तो 1,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स अगर बैंक के पास आए हैं, जो कैश डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट अगर बैंक के पास 1,000 करोड़ के आए हैं और CRR अगर 10% है, तो बैंक उससे 10,000 करोड़ का क्रेडिट क्रिएट करता है। तो हमको तो ये लगता है ना कि बैंक के पास 10,000 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। हमको क्या पता उसमें से 9,000 करोड़ रुपया तो वो लोन के रूप में बांट चुका है। हमको लगता है कि हमारा पैसा पड़ा हुआ है अंदर। तो सोचो, अभी तो बैंक ने ये सोचा कि 10,000 करोड़ में से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया ही लोग कैश में विड्रॉ कराने आएंगे, तो 1,000 करोड़ रुपए का रिजर्व मेंटेन करके बैंक चल रहा है। लेकिन अगर सारे के सारे लोग अपना सारा पैसा निकालने के लिए आ गए, तब क्या होगा, तब बैंक कोलैप्स हो जाता है। हाँ जी। तो ये तब होता है जब बैंक का नाम किसी फ्रॉड में आ जाए, या फिर लोगों को ये लग जाए कि ये बैंक तो दिवालिया होने वाला है, बैंक का तो दिवाला निकल गया, तो लोग पैनिक कर जाते हैं। और जितने लोगों का अकाउंट उस बैंक में होता है, जिन लोगों ने अपने पैसे उसमें जमा करा रखे होते हैं, वो सारे के सारे अपना पैसा निकालने भागते हैं। और लेकिन बैंक के पास तो सारा पैसा पड़ा नहीं हुआ, उसने तो लोन के रूप में बांट रखा है। हमने जान लिया अभी बैंक के पास तो खाली पड़ा हुआ है 1,000 करोड़, और हमको ये 10,000 करोड़ का जो डिपॉजिट है वो सारे के सारे लोग मांगने आ गए, जिनका जिनका पैसा है सारे के सारे मांगने आ गए। तो यहाँ बैंक कोलैप्स हो गया। एक केस आया था, PMC बैंक का केस था वो महाराष्ट्र में। तो उसमें क्या हुआ था कि बैंक ने कुछ फ्रॉड कर दिया था, और जब पब्लिक को ये मालूम चला, जब वो फ्रॉड पब्लिक हो गया, मीडिया में आ गया, तो PMC बैंक के अंदर जितने भी लोगों के अकाउंट थे वो सारे के सारे भागे अपना पैसा निकालने के लिए। और तब RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिमिट लगानी पड़ी थी कि कोई भी बंदा अपने अकाउंट PMC बैंक के अकाउंट से इतने रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। तो ये सीन क्रिएट होता है। तो अभी हमको ये मालूम है कि एक्चुअली में बैंक जितना पैसा अपने पास दिखाता है उतना उसके पास पड़ा नहीं होता, वो सिर्फ बुक्स के अंदर दिखाया गया है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली दिखाया गया है। उसमें से मेजर पार्ट तो वो लोन के रूप में बांट चुका है। तो एक लाइन याद कर लेना, ये काम आएगी आगे, क्योंकि जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, एक्चुअली मैंने उसी पर्पज़ के लिए आपको ये वीडियो मतलब बनाई थी। ये बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन है मैंने तभी बनाया था क्योंकि मुझे जो आपको नेक्स्ट लेक्चर समझाना है उसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी क्या है, एक स्टेटमेंट याद कर लेना, बैंक जितने के डिपॉजिट्स अपने पास दिखा रहा है उतना कैश बैंक के पास एक्चुअली है नहीं, उससे बहुत कम है। ठीक है, रिपीट करता हूँ, जितने के डिपॉजिट्स बैंक अपने पास दिखा रहा है कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, उतना पैसा एक्चुअली बैंक के पास है नहीं, उससे बहुत बहुत कम है। तो अगर सारे के सारे लोग अगर अपना पैसा मांगने आ जाते हैं तो बैंक कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि इतना कैश तो पड़ा ही नहीं है। ठीक है, ओके।